नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जो राफेल डील कर रहा है 114 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ, फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट के साथ, उसमें कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। सोर्स कोड को लेकर के काफ़ी लंबे वक्त से, जब ये राफेल डील पे बातचीत शुरू हुई थी तभी से विवाद होता रहा है। और अभी भी एक बार फिर से आया कि राफेल को लेकर के फ्रांस में सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या जो भारत 35 से 40 अरब डॉलर का एक महाविशालकाय डील करने जा रहा है राफेल 114 खरीदने के लिए, क्या बिना सोर्स कोड के भी हमें खरीदना चाहिए? इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एयरफोर्स के पूर्व पायलट विजेंद्र के ठाकुर सर जुड़े हुए हैं। सर से हम बात करेंगे राफेल को लेकर के भी। इससे पहले एक चीज़ हम बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत एक जो आजकल के युद्ध का माहौल बन रहा है, एक शानदार फाइटर जेट खरीदे, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। बात यहाँ पे कीमत की नहीं होगी, बात होगी कि हमारे पास एक शानदार फाइटर जेट्स आए ताकि हमारा जो डिटरेंट है वो मजबूत रहे। इस इंटरव्यू के दो हिस्से होंगे। दूसरे हिस्से में हम सर के साथ ईरान युद्ध पर भी बात करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान जिस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, उसने मॉडर्न वारफेयर को कितनी हद तक बदल दिया है। क्या उस लिहाज से जब हम एक विशालकाय फाइटर जेट डील करने की कोशिश करते हैं, तो क्या बदलते युद्ध के हालात में फाइटर जेट क्या काफ़ी होंगे, या फिर हमें युद्ध के दूसरे पहलुओं की तरफ भी देखना होगा, जो अलग अलग स्टैंडर्ड बन रहे हैं युद्ध को, इन चीज़ों को समझने के लिए? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। Thank you for inviting me over. सर, सोर्स कोड को लेकर के विवाद है, आप लगातार इस पे लिखते रहते हैं। आपका एक आर्टिकल मैं पढ़ भी रहा था, आपने कल फिर से एक लिखा है एक वेबसाइट के ऊपर में, जिसपे कि सोर्स कोड को लेकर के भी आपने जिक्र किया है कि अगर सोर्स कोड नहीं मिलता है तो शायद ये डील खतरे में भी आ सकती है, भारत और फ्रांस के बीच जो होने वाली है। सर, ये क्या विवाद है सोर्स कोड, इसे आप प्लीज़ समझाएं। देखिए, जहां तक सोर्स कोड की बात है, इसमें काफी कंफ्यूजन है जी। कि सोर्स कोड और एक होता है सोर्स कोड। मतलब कि एवरी लाइन ऑफ कोड, जैसे प्रोग्रामर्स ने लिखा है, वो पूरा कोड। टिपिकली जी। राफेल का जो सोर्स कोड होगा, वो मिलियंस ऑफ लाइंस का होगा, और उसको सिर्फ पढ़ने में या समझने में भारतवर्ष या आईएएफ की टीम को मेरे अंदाजे से कम 10 साल लग जाएंगे। तो सोर्स कोड पूरा ट्रांसफर करने की बात नहीं हो सकती है ना। फ्रांस करना चाहेगा, बिकॉज उनका आईपीआर है, प्रोप्राइटरी है। जी। सवाल उठता यह है कि आप हमें सोर्स कोड को पूरा एक्सेस देंगे कि नहीं देंगे। इसके लिए ना मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि जी। इसमें फर्क क्या है। सोर्स कोड जो होता है वो टिपिकली लेयर्स में लिखा जाता है। लो लेवल लेयर्स होती हैं, मीडियम लेवल लेयर्स होती हैं, और हाई लेवल लेयर्स होती हैं। टिपिकली जैसे हार्डवेयर का आपने डिस्क में कुछ सेव करना है, या सेंसर है आपका, आईआर सेंसर है, रेडार सेंसर है, उससे आपने रीड आउट लेना है, वो उसके लिए लो लेवल सोर्स कोड लिखा जाता है। जो एनालॉग्स, जो सिग्नल्स आ रहे हैं सेंसर से, उनको वो सिस्टम में लेके आता है और प्रोसेस करने की इट फैसिलिटेट्स प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा। उसके ऊपर लो लेवल लेयर के ऊपर आता है मीडियम लेवल लेयर। मीडियम लेवल लेयर में टिपिकली जैसे आप आप जो डेटा सेव करना चाहते हैं, वो डिस्क पर कैसे सेव करना, मैथमेटिक्स की जो लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ आपने कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशंस कैसे करनी, ये जो लेयर होती है, ये जेनेरिक होती है। एक राफेल स्पेसिफिक नहीं होगी वो किसी भी लड़ाकू विमान में काम आएगी, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है हर लड़ाकू विमान में, वो वही होगा। और ऊपर आता है हाई लेवल लेयर्स। जी। हाई लेवल लेयर्स में डिसीजन मेकिंग होती है, जहां पर आपको मैं उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करो पायलट का ऑप्ट्रॉनिक्स है, ऑप्ट्रॉनिक्स डिटेक्ट करता है कोई टारगेट। अभी पायलट को रिक्वायरमेंट है कि ये रिकग्नाइज करे क्या टारगेट है। जो जो लो लेवल लेयर है सॉफ्टवेयर की, वो
आईआर सेंसर से इनपुट लेगी और डिटेक्ट करेगी कि कुछ है। वो डेटा को मीडियम लेवल लेयर पर ट्रांसफर करेगी, मीडियम लेवल लेयर उसको प्रोसेस करेगा कि भाई ये इमेज किस साइज की है, कितनी दूर है, कैसी शेप की है। और उसमें लाइब्रेरीज होंगी जो कंपेयर कर सकती हैं इमेज। फर्ज करो किसी विमान की इमेज है, आपकी राफेल की लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़ाकू विमानों की इमेजेस होंगी। तो दो इमेज को कंपेयर करना मीडियम लेवल लेयर में होगा। हायर लेवल लेयर क्या करेगी, वो अगर जो मीडियम लेवल लेयर है वो बताए कि भाई ये इमेज किसी इमेज से मिलती है, वो आइडेंटिफाई करेगी कौन सा जहाज है। तो ऐसे लेयर्ड प्रोसेसिंग होती है। जो एक्सेस आईएएफ को चाहिए वो चाहिए मोस्टली लो लेवल लेयर का और हाई लेवल लेयर का। हाई लेवल लेयर इज द डिसीजन मेकिंग लेयर। द जो पर्सनैलिटी होती है एयरक्राफ्ट की, जो कैपेबिलिटीज होती हैं एयरक्राफ्ट की, वो हाई लेवल लेयर में होती है। तो आपने अगर मिसाइल लोड करनी है, मिसाइल को लॉन्च करना है, वो पूरा जो लॉजिक है उसका, वो हायर लेवल लेयर में होगा। तो इस जिस उदाहरण में मैं बात कर रहा था कि जी अगर जी। आपका इमेज आया, आपने कंपेयर करा और आपने देखा ये तो F-16 लड़ाकू विमान है, तो हमारा पायलट एकदम से सतर्क हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है, अब प्रश्न ये उठता है, वो एक्सेस दे रहे हमें कि भाई चलो आप अच्छा, एक्सेस का मैं समझाता हूँ कि पूरा सोर्स कोड को कोई एक्सेस नहीं देगा। जी ना देने की जरूरत है, क्योंकि परेशानी है पूरा सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना। मुझे क्या चाहिए एज ए पायलट, या मेरे आईएएफ के प्रोग्रामर्स को क्या चाहिए एज प्रोग्रामर्स, कि वो उसको ऑपरेट कर सकें, सोर्स कोड को ऑपरेट कर सकें। अगर उन्होंने नया मिसाइल लगानी है जहाज पर, तो वो मिसाइल के पैरामीटर्स कि भाई मिसाइल का लॉन्च स्पीड क्या है, मिसाइल का लॉन्च हाइट क्या है, मिसाइल की इनिशियल स्पीड क्या है, टर्मिनल स्पीड क्या है, मनूवरिंग कैपेसिटी क्या है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये हाई लेवल लेयर्स में एंटर करें। तो फिर जहाज जो हाई लेवल लेयर है वो बताएगा कि आपको इस पॉइंट पर मिसाइल को लॉन्च करना है। तो जो हाईएस्ट लेवल का लॉजिक है वो डील करता है। सो हमने अगर नया कोई मिसाइल बनाया, फर्स्ट करो आस्त्रा का वर्जन जी। 2 या वर्जन 3 आ गया, हमने उसके पैरामीटर सेट कर दिए कि भाई इसकी लॉन्च हाइट ये है, लॉन्च स्पीड ये है। तो वो जहाज हाई लेवल लेयर कंप्यूट कर देगा कि भाई इस पॉइंट पर इतनी दूरी पर आप लॉन्च करो, और पायलट को इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सोर्स कोड है उसको हम रीराइट नहीं कर रहे। हमें फैसिलिटी दी जाती है, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप सोर्स कोड को बता सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं कि भाई ऐसे पैरामीटर में आप कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने की जो जो लॉजिक है वो आईएफ एक्सेस नहीं कर पाएगी। वो मैथमेटिकल लाइब्रेरीज वगैरह जो है मीडियम लेवल लेयर्स पे वो एक्सेस करेंगे। पर आपको अगर आप सेट कर दें कि मेरी ये स्पीड है, मेरा ये हाइट है, तो वो आपको बता देगा भाई इस टाइम पर आप मिसाइल रिलीज करें और इस डायरेक्शन में मिसाइल रिलीज करें। जी। तो ये जो एक्सेस टू द सोर्स कोड इज थ्रू व्हाट इज कॉल्ड ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको वो बताएंगे कि भाई ऐसे 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 पैरामीटर सेट करके ये आप इंफॉर्मेशन सोर्स कोड को दें, फिर सोर्स कोड कैलकुलेट करेगा और आपको जवाब देगा। तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई सोर्स कोड कैसे कैलकुलेट कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब जो जैसे फर्ज करो वेपन्स है, मिसाइल हो गई, ग्लाइड बॉम्ब हो गया, ये सब तो नॉन वेपन्स है आज के, है ना। तो फ्रांस अगर हमें एक्सेस दे दे, एपीआई एक्सेस दे दे, या इंटरफेस एक्सेस दे दे सोर्स कोड को कि भाई आप ये पैरामीटर सेट कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको सोर्स कोड की जरूरत ही नहीं, वो भाई सही बात है। वैसे ही सारा पूरा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, दे आर बिल्ट लाइक दैट। द प्रश्न ये उठता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा वेपन आए जिसमें रिलीज हाइट या रिलीज स्पीड या कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मैं इसका भी उदाहरण आपको देता हूं। टिपिकली क्या होता है, जैसे आजकल सो फार
लड़ाकू विमान है दुश्मन का, उसके पास कोई मिसाइल होगी। अगर फर्स्ट करो हमारे राफेल के रडार ने आइडेंटिफाई करा कि ये F-16 विमान है, इसके पास एमराम मिसाइल हो सकती है, तो वो बता दे, पायलट को अलर्ट कर देगा कि एमराम मिसाइल इतने रेंज से आपको फायर कर सकती है, तो आपको डेंजर है, कुछ करिए, वो इंफॉर्मेशन दे देगा। पर अगर कोई ऐसा हथियार हो, वेपन हो, जिसको आपका रेडार और सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज ही ना करे। इसका एक बड़ा नया उदाहरण है ईरान कॉन्फ्लिक्ट में। ईरान ने एक मिसाइल बनाई है जिसको वो प्रोडक्ट 358 बोलते हैं। वो मिसाइल मिसाइल की तरह लगती नहीं है, वो हाइब्रिड है बिटवीन ए मिसाइल एंड ए यूएवी। जी उसको लॉन्च करा जाता है, रॉकेट से वो ऊपर जाती है मिसाइल, फिर जेट इंजन के जेट इंजन ऑन हो जाता है और मिसाइल घूमती रहती है। वो किसी टारगेट को चेज नहीं कर रही, टारगेट उसके पास होता ही नहीं है। वो एक आसमान में जाके मिसाइल घूमती रहेगी और सर्च करेगी टारगेट के लिए। उस पे आईआर सेंसर लगा है। जैसे उसके आईआर सेंसर ने कोई टारगेट डिटेक्ट करा, वो टारगेट पर लॉक ऑन कर जाती है और स्पीड गेन करके उस टारगेट की तरफ जाती है। ये इसी मिसाइल से ईरान ने F-35 जहाज अभी मेरे ख्याल 28-29 मार्च को जी डैमेज जी जी करा है, जिसपे पायलट को भी चोट आई, और पर पायलट ने बेस में जाके लैंड कर दिया। तो बिल्कुल ये जो मिसाइल ईरान ने यूज करी है, इसका कोई उदाहरण ही नहीं था। मेरे ख्याल से F-35 would not have recognized this as a threat, बिकॉज ओके ये थ्रेट की तरह लगती नहीं। यूएवी उस F-35 के पायलट को या उनके उसके जो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स है, हाई लेवल लेयर है, उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा होगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी F-35 के जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ये रिकोड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा अगर बिहेवियर है किसी एरियल सिस्टम का तो वो थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत फ्यूचर में उदाहरण आएंगे। इंडियन बिल्कुल एयरफोर्स को ये केटर करना पड़ेगा। तो अगर फ्रांस ने हमें सिर्फ ये एक्सेस दे दिया सोर्स कोड को कि भाई आपने बम लगाना है, मिसाइल लगानी है, ग्लाइड बॉम्ब लगाना है, आपको ये एक्सेस हमने दिया हुआ है, इससे यूज करो, तो वो एक्सेस फेल हो जाएगा, बिकॉज उसमें आपको आपका सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है ये वेपन है। तो इसके लिए आईएएफ को और एक्सेस चाहिए होगी, नॉट नेसेसरली कि सोर्स कोड चाहिए होगी। उनको जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से सॉफ्टवेयर डिटरमिन करता है कि ये थ्रेट है कि नहीं, उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। जी उसको ऑल्टर करने के लिए एक्सेस फ्रांस ने नहीं दी होगी, तो क्या करेगा आईएएफ? इसका एक सोल्यूशन है जो जिससे मतलब कि हमें सोर्स कोड की भी ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि आप जो डील कर रहे हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ये तय कीजिए कि जब भी मुझे सोर्स कोड को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे नॉमिनल कॉस्ट पे सोर्स कोड एक्सेस करने का तरीका बताएंगे, जी प्रोग्रामिंग इंटरफेस देंगे, बना के देंगे। मैं सोर्स कोड नहीं मांग रहा, जी पर मुझे मुझे एक्सेस चाहिए सोर्स कोड को, कोई भी कहीं भी सोर्स कोड हो। नया कोई सेंसर निकला है जिसको मैं आपकी अभी जो दिया है आपने प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसको लेके मैं उस सेंसर को नहीं यूटिलाइज कर सकता। तो आपको मुझे पूरा जो एडिशनल एक्सेस चाहिए उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेके अगर आप मुझे दो, तब ठीक है। उसमें यह है कि जो कॉस्ट है, जब भी आईएएफ एडिशनल एक्सेस मांगता है, द कॉस्ट शुड बी वेरी रीजनेबल, इट शुड बी नॉमिनल, जी बिकॉज हमने सॉफ्टवेयर के लिए तो पे कर दिए। जी अभी राफेल जहाज है, आजकल जो आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, टिपिकली उनका 40 से 50% जो कॉस्ट है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। बिल्कुल अभी हमने जैसे राफेल खरीद रहे हैं, अगर वो हमें सोर्स कोड ना दे तो क्या होगा?
हमने 100% कॉस्ट दिया जहाज का, हमें जहाज सिर्फ 60% मिला, सोर्स कोड तो आपने दिया ही नहीं। तो मैं शॉर्ट चेंज हो रहा हूँ। ये जैसे बनिए के पास में गया, मुझे 1 किलो आटा चाहिए, उसने मुझे 600 ग्राम आटा पकड़ा दिया। वही बात हो गई ना, क्योंकि बाकी तुम बोलते हो कि जब तुम्हें चाहिए होगा मैं कुछ एक्सेस दे दूंगा, या इट इज नॉट अ वेरी गुड एनालॉजी, बट आई एम जस्ट सेइंग जी हमें जी जी पूरा जहाज की वैल्यू नहीं मिली है। तो आगे जब भी हमें जरूरत पड़ती है कुछ और एक्सेस करने की, तो ये बात जरूर है कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। पर उस एफर्ट के लिए आप उतना ही चार्ज करेंगे जितना हमारे इंडियन प्रोग्रामर्स एफर्ट करने के लिए चार्ज करेंगे, नॉमिनल कॉस्ट। जी आप दोबारा हमें सॉफ्टवेयर के लिए नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि फिर तो ये खत्म ही नहीं होगा किस्सा। जी जब तक बिल्कुल हमारे पास राफेल है, हमें कुछ ना कुछ नया की जरूरत पड़ेगी। और भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बट आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर सो दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। नहीं, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था इसमें। आपने जो कहा उसमें दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक, फ्रांस जो आपने कहा कि सोर्स कोड चाहिए, अगर हमें नहीं भी मिलता चलिए 100% कोई देगा भी नहीं, लेकिन हमें इंटरफेस चाहिए ताकि जो भी उसमें फ्यूचर में जो हमारे हमारी ज़रूरतें होंगी उसके मुताबिक हम मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकें, या फिर अगर एडवर्सरीज के पास कोई रडार आ रहा है या फिर कोई और टेक्नोलॉजी आ रहा है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकें, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। एक ये मुद्दा बनता है। दूसरा मुद्दा बनता है कि फ्रांस को आपत्ति किस बात को लेकर के है कि शायद इन सोर्स कोड का भारत कोई फ्यूचर में कॉमर्शियल यूज ना कर सके, या फिर अपना अगर कोई जेट इंजन प्रोग्राम, मतलब जेट प्रोग्राम है भारत के पास, तो इस सोर्स कोड का यानी इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई और नया हम डेवलपमेंट ना कर सके। ये दो तरह की बातें निकल के सामने आए। तो फ्रांस को सर आपत्ति किस बात को लेकर के है? मुझे नहीं लगता फ्रांस को आपत्ति किसी बात की उनको कोई आपत्ति है। वो सोर्स कोड नहीं देंगे, आईपीआर है उनका, ना हमें जी सोर्स कोड चाहिए। जी बिल्कुल मैं आप बड़े स्पष्ट रूप से ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया को पूरी सोर्स कोड मिलनी चाहिए, उनको कोई भी कुछ ख्याल नहीं है कि क्या सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ सोर्स कोड, हु हैज द टाइम टू रीड इट? बिल्कुल तो इट डजंट मेक, अगर जैसे आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में विंडोज रन करते हैं, तो आपको लैपटॉप जब चाहिए होता है तो आपको, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, अलग अलग किस्म की प्रोग्रामिंग करता हूँ, पर मेरे को विंडोज सिस्टम का कोड थोड़ी चाहिए। मैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मुझे जहां जी विंडोज सिस्टम में एक्सेस चाहिए वो मिलती रहे। जब इसमें भी बड़ा अच्छा एनोलॉजी है, जब विंडोज पहले आई थी उसके कई ऐसे जो पहलू थे, जो इंटरनल्स थे, उसके लिए एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड नहीं करी। धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको भी एफर्ट करना पड़ता है, उनको भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस लिखना पड़ते हैं, कोड करना पड़ते जी हैं, टेस्ट करना जी पड़ते हैं। तो वो इनिशियली नहीं देते, पर जब जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है वो एडिशनल प्रोग्रामिंग इंटरफेस दे देते हैं। सो फ्रांस को उसमें कोई, मैं तो ये इतना कहूंगा कि वो पूरी सोर्स कोड दे भी दे तब भी उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे की सोर्स कोड पढ़ के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके मेरा मेरा वेपन सिस्टम अलग है, मेरा जहाज अलग है, मुझे पूरा, एक तो पहले वो कोड समझना पड़ेगा, फिर उस कोड को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम पूरा डिफरेंट है। मुझे फिर कंफ्यूजन ही होगा कि जी जो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है कहीं पर, तो वो सोर्स कोड जो पुरानी सोर्स कोड है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर आमतौर पर प्रोग्रामर ये चाहेगा कि ये मैं अपनी समझ से करूंगा, ताकि अगर इस पर कोई चेंजेस करने हैं तो मेरे को पूरे उसके सोर्स कोड की समझ है, मैं कर दूंगा। बिल्कुल तो ये जो लोग सोचते हैं कि हमने उनका सोर्स कोड कॉपी करना, इट इज नॉनसेंस। ओके It doesn't make any sense. We don't want their source code. No? We want access to their source code. And that access they must provide right into the future, till the life of the Rafale, जी at nominal cost whenever we require it. अगर जी वो ये नहीं बोल सकते कि भाई देखो ये आप रूसी मिसाइल लगा रहे हो, हम नहीं देंगे आपको। वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं ना, वो उनको कुछ
पता ही नहीं होता, बेतुकी वो नेगोशिएशंस करते हैं क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सोर्स कोड की। मैं थोड़ा ज्यादा मतलब कि आई एम एग्जैजरेटिंग, बट इट इज ट्रू। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। अगर कोई आईएएफ को पूरी राफेल की सोर्स कोड ला के दे दे तो आईएएफ तो मत्था मारेगा, मैंने ये क्या करनी है भाई। मुझे राफेल का ऑपरेशनल नई जो टैक्टिक्स मैं बना रहा हूँ उसको एम्प्लॉय करना है राफेल को। एक और उदाहरण है, राफेल जी आजकल तो सिर्फ तो मिसाइल छोड़ सकता है, बॉम्ब गिरा सकता है, पर कल का राफेल शायद ड्रोन्स भी गिरा लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल कल का बिल्कुल। कल का राफेल एक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे हमारा हम बना रहे हैं उसके विंग्स साथ भी मैन। ऑपरेट करना। तो हमारा घातक अगर बन जाता है तो बिल्कुल शायद 10-15 साल के बाद राफेल घातक के साथ ऑपरेट करेगा। तब आपका जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो आप उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट होगी घातक के साथ ऑपरेट करने की, हमें कुछ क्लू नहीं है अभी क्योंकि हम वहां पहुंचे ही नहीं है। फ्यूचर में हमें पता लगेगा भाई हमें जो सोर्स कोड है राफेल की वो उसके लिए इधर इस जगह पर एक्सेस चाहिए। तो these requirements will emerge in the future and they must be we must have free access to portions of the source code. फ्रांस शुड नॉट होल्ड इट बैक। पर क्या होता है कि अगर आप जी नेगोशिएट डील ना करो ठीक से तो फ्रांस कहेगा भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने पहले तो बताया ही नहीं। अब हम हमारे पास वो प्रोग्राम चले गए, हमें नया प्रोग्राम नया ट्रेनिंग करने का, तो आपको लग जाएंगे 300-400 मिलियन डॉलर। वो बकवास है, वो सेल्स टैक्टिक्स है। तो उससे बचने के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि सोर्स कोड एक्सेस आईएएफ को थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ राफेल मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगा सर, जब हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, देखते हैं कि फ्रांस हमें सोर्स कोड देने से मना करता है, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझे, जो आपने पूरी चीज़ों को समझाया है मैं बहुत मोटा मोटी समझ जाऊँगा। जब फ्रांस कहता है कि हम सोर्स कोड नहीं देंगे, जिसकी इतनी ज़्यादा बहस भी होती है और इस सौदे पर सवाल उठते हैं, जब जो कि 35 से 40 अरब डॉलर का होने वाला है, तो बेसिकली वो हमें क्या चीज़ देने से मना कर रहा है और उससे हमें क्या दिक्कतें होंगी, मतलब वो मैं मूल पॉइंट समझना चाहूँ, मेन पॉइंट कि हमें वो क्या मना कर रहा है कि हम ये आपको नहीं देंगे। अभी पर्सनली मुझे इस बात पर भी शक है कि कुछ वो मना कर रहा है। जी ये बात मतलब कि कोई ना समझ अगर फ्रांस को जाके बोले कि भाई देखो आप हमें तो पूरी सोर्स कोड चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि नहीं मिलेगी आपको सोर्स कोड। सीधी सी बात है। तो अब जो पूछ रहा है सोर्स कोड के लिए वो बेतुकी बात कर रहा है, उसको सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। वो उसको प्रोग्रामिंग एक्सेस की जरूरत है, सोर्स कोड एक्सेस करने की जरूरत है। तो ये जो नेगोशिएटिंग टीम्स होती हैं, जो आईएएफ की टीम्स होती है, वो जिस लेवल पर बात करती हैं वो ऑर्डिनरी किसी जर्नलिस्ट को ना बात समझ नई बात समझ आई जैसे बड़ा मुश्किल है। ये जिस बिल्कुल जो प्रोग्रामर नहीं है उसको ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। सोर्स कोड होती है, एक्सेस टू सोर्स कोड आप बोल रहे हो कुछ और है, सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा है, अनलेस यू हैव प्रोग्राम्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज अ फैक्ट। मैं बड़े सिंपल से उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहां पर जो यूटिलाइज करें। जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया है, हमें विंडोज का सोर्स कोड की कभी जरूरत पड़ ही नहीं सकती। नहीं, मुझे नहीं जरूरत। अगर जी हम लैपटॉप के साथ बोले कि भाई देखो लैपटॉप का कॉस्ट तो सोर्स कोड भी इसमें आनी चाहिए मुझे, कोई बात आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको ये बोलना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को जाके, देखो भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ये जो सोर्स कोड जो ये सोर्स कोड जिधर ये लॉजिक लिखा है उस सोर्स कोड को मैंने अगर यूटिलाइज करना हो तो मुझे एक्सेस आप दीजिए उसके लिए, क्योंकि मैं वो उसका लॉजिक जो बिल्ट इन लॉजिक है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। जैसे मैथमेटिकल लाइब्रेरीज हैं, जी वो बिल्ट इन है, वो कैसे लिखी हुई है, उसका सोर्स कोड क्या है, हमने क्या लेना भाई। जी सोर्स कोड कुछ भी हो, हमें वो मैथमेटिक्स काम कर रही है तो बस ठीक है, हम खुश हैं। तो जी
I don't think this is really true. The reports that are coming in that they are, अगर किसी ने पूछा है उनके लिए पूरी सोर्स कोड के लिए तो वो शायद वो तो गलत है और इट इज मिस रिपोर्टिंग। पर यह बात जरूरी है कि फ्रांस के साथ ये पहले भी हुआ है कि उन्होंने जो आपको एक्सेस दे दी, आप उससे खुश हो गए कि भाई देखो हम अपने वेपन्स लगा सकते हैं, हमने एस्त्रा मार्क 2 लगानी है उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी है, एस्त्रा मार्क 3 लगानी है उसके पास हमारे पास फैसिलिटी है, हमने एक नया ग्लाइड बॉम्ब बनाया उसके पास हमारे पास फैसिलिटी है, बस हमें हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो गलत बात है क्योंकि आपको नहीं पता 10 साल के बाद आपको किस सोर्स कोड के एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ओके ये कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि जहां भी हमने एक्सेस करना है सोर्स कोड को उसी पॉइंट पर हमें एक्सेस करने की आप फैसिलिटी देंगे। ये जैसे ब्रह्मोस है सर, ब्रह्मोस अभी तक तो हम लगा नहीं पाए हैं राफेल में। ब्रह्मोस ऑपरेट करने के लिए हमें SU-30 MKI का ही यूज़ करना पड़ रहा है। सो आप समझ रहे हैं कि जैसे अभी राफेल F3R जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्यूचर में हम ब्रह्मोस लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस बने ऑपरेट होते हुए कई साल बीत चुके हैं, बट राफेल में तो लगा नहीं है। मुश्किल है मेरे ख्याल से क्योंकि द ओनली रीजन कि हमने Su-30 पे ब्रह्मोस लगाया है उसका फ्यूसलाज का जो पाइलॉन है वो रूस ने ही इतना मजबूत बनाया था। मेरे ख्याल वो 2.5 टन तक था। उसके बावजूद भी HAL को वो मॉडिफाई करना और स्ट्रेंथन करना पड़ा जी ताकि ब्रह्मोस का वेट वो ले सके। जी इसमें देखिए सिर्फ टेक ऑफ के टाइम अगर मैं ब्रह्मोस सिर्फ लटका दूं तो कोई भी जहाज अगर 3 टन उठा सकता है एक पायलट पर, बहुत कम जहाज ऐसे होंगे। मुझे नहीं लगता राफेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक 3 टन की मिसाइल अपने एक पायलट पर लगा दे। सिर्फ उसको उठाने की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मिसाइल फायर नहीं कर पाए और उसको उस मिसाइल के साथ लैंडिंग करना पड़े। जी वो उस मिसाइल को 3 टन की मिसाइल को या 2.5 टन की मिसाइल को लटका कर जहाज लैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो राफेल शायद ठीक उदाहरण नहीं है इस बात का क्योंकि ओके मिसाइल इज वेरी हैवी। आई डोंट पर्सनली थिंक कि सुखोई के हाँ जो एक फॉलो अप वर्जन ब्रह्मोस का वो बनाने की जी सोच रहा है DRDO, पर वो दैट्स स्टिल ऑन पेपर। दैट विल ओके बी लाइटर, दैट विल बी जी लाइटर। उसको प्रपोजल्स हैं कि भाई राफेल पे भी फिट कर सके या कोई और दूसरे जहाज MiG-29 पे भी फिट कर सके जी बिकॉज वो लाइटर मिसाइल हो जाएगी। तो हाँ इस ऐसी चीजों के लिए है कि भाई देखो आपको मैं बड़ा दिलचस्प एक उदाहरण देता हूँ कि जी सर सॉफ्टवेयर एक्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है। 1980s में, अर्ली 1980s में वायुसेना ने जैगुआर जहाज खरीदे थे यूके से। जब हमने जैगुआर जहाज खरीदे, जैगुआर जहाज के साथ हमने एक रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब होता है, उसका नाम है ड्यूरैंडल रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब। वो बॉम्ब में एक रॉकेट मोटर लगी होती है। जब उस बॉम्ब को हम ड्रॉप करते हैं पैराशूट से वो स्लो डाउन होता है, फिर रॉकेट मोटर फायर करती है और वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है ताकि रनवे को वो तोड़ दे। तो वो हमने ड्यूरैंडल बॉम्ब्स खरीदे। एयरफोर्स की टीम गई, उन्होंने देखा जैगुआर पे ड्यूरैंडल बॉम्ब लगा सकते हैं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, फायर करके बताया, रनवे को डैमेज करके बताया, हमने वो ड्यूरैंडल बॉम्ब खरीद ली। हमारे पास एम्यूनिशन डेपो पे वो ड्यूरैंडल बॉम्ब्स पड़े रहे सालों भर। 3-4 साल बीत गए, पहला जो ड्यूरैंडल था वो उसकी लाइफ एक्सपायरी का टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा भाई लाइफ एक्सपायरी के टाइम क्या करते हैं, वो टिपिकली उसको रेंज पर छोड़ देते हैं ताकि लोग फायर करें। तो द IAF अरेंज्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ड्यूरैंडल बॉम्ब फॉर द रक्षा मंत्री। एक स्क्वाड्रन को जैसलमेर भेजा, जैसलमेर में ड्यूरैंडल बॉम्ब लगाए और रक्षा मंत्री पूरा शामियाना लगा हुआ है, चाय वगैरह बन रही है, पूरा चीफ सीन सीन खड़े हैं उधर। पहला जहाज आया, उसने बटन दबाया, ड्यूरैंडल बॉम्ब गिरा ही नहीं। वो दोबारा उसने रन करा,
फिर बटन दबाया, डुरेंडल बॉम्ब नहीं गिरा, वो जहाज वापस आया, स्टैंड बाय जहाज को लॉन्च करा, उसको बोला भाई तू ड्रॉप कर क्योंकि सारे इंतजार कर रहे हैं, उसने रन करा, बटन दबाया, नहीं गिरा बॉम्ब, दोबारा ट्राई करा, नहीं गिरा बॉम्ब। मैं स्टैंड बाय टू स्टैंड बाय था, मुझे बोला अब तू जा भाई। मैं गया, पूरा लंबी सांस, पूरे बटन बटन चेक करके बटन दबाया, नहीं गिरा, एक और बारी ट्राई करा, नहीं गिरा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा इसमें सॉफ्टवेयर बग है जो इसको रिलीज ही नहीं करने दे रहा है। अब आप देखिए, उस टाइम तो ब्रिटिश एरोस्पेस ने फटाफट उसको चेंज करके दे दिया क्योंकि उनका उनका वेपन था। उन्होंने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करे और फिर ट्राई करा तो बॉम्ब ठीक तरह से गिर रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर का बग आईएएफ को पता ही नहीं था, सोर्स कोड नहीं था हमारे पास, हमें ब्रिटिश एरोस्पेस को बोलना पड़ा कि भाई इसको ठीक करो, उन्होंने ठीक करके दिया। अगर हमारा कोई अपना बॉम्ब होता तो आप इमेजिन करें, ब्रिटिश एरोस्पेस ने बोला था भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा बॉम्ब खराब है, जाओ, हमारे सॉफ्टवेयर में थोड़ी कोई गलती है। तो ऐसे जो ये डिफिकल्टीज आ जाती हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, टू अवॉइड दोज डिफिकल्टीज दे हैव टू, फ्रांस डेसोल्ट अगर नहीं मानता इस बात के लिए कि वो जब भी हम चाहें हमें किसी भी सॉफ्टवेयर, अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर का को एक्सेस देगा, तो तब हम राफेल खरीद सकते हैं। अगर वो ना करते कि भाई हम जब भी तुम मांगो, हम अपने कुछ नया वेपन है या कोई नई थ्रेट आई है, हम आपको ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं देंगे, तो बिल्कुल हमें राफेल खरीदने का कोई फायदा नहीं। We will जी be wasting our money, we'll be wasting our time, we will be losing our sovereignty, ओके क्योंकि हमें उनके पैर पकड़ने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिनों में एक बार फिर से बहस चली है, जिसमें कि जो आप अभी बात कह रहे थे कि जो तब हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे कई लोग लिख रहे हैं, आई मीन कुछ लोग जो हैं वो गुड फेथ से भी लिख रहे हैं और बैड फेथ वाले की तो मैं बात नहीं करूँगा, कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वी शुड हैव फुल एक्सेस ऑफ सोर्स कोड, ये सब जो बातें लिख रहे हैं। और उनका दलील है कि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर डील को कैंसिल कर देना चाहिए। अभी के हालात में जिस तरह से आईएएफ आगे बढ़ रहे, इस डील को लेकर के रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है फ्रांस के साथ, आप किस तरह से इस डील को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? ये डील बढ़ना चाहिए और विद स्मार्ट नेगोशिएटर्स हु अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, जी एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस के सामने बैठो और उनको बोलो हमें आपका सॉफ्टवेयर कोड, सोर्स कोड नहीं चाहिए, हमें फुल एक्सेस चाहिए आपकी सोर्स कोड को। जब भी हम मांगे, किसी जी भी कारण हम मांगे, हमें आप एक्सेस देंगे और इतने टाइम पीरियड में देंगे, नहीं तो ये डील नहीं हो सकती। बस जी ये बात जरूर है कि वो फिर भी मुकर सकते हैं, पर वो फिर इट गोज टू अ डिफरेंट लेवल। जी Our जी negotiators, they haven't done their jobs in the past. They are not thinking ahead. जैसे F-35 कुछ नहीं कर पाया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये भाई वेपन है, ये कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा है, ये हम मुझे आके हिट करेगा। F-30 अमेरिकन नहीं ये रिकॉग्नाइज कर पाए, तो आईएएफ का क्या हाल होगा? अगर हमारे पास लोग दूर की सोच के नहीं है, विचार करने वाले लोग नहीं है, तो हम पीछे रहेंगे। एंड in the past few years, many years, Western OEMs have taken advantage of this, कि आप नेगोशिएट ही नहीं करते। जो भी हमारे बाबू जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, वो ठीक से नेगोशिएट नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है क्या इश्यूज है, क्या फ्यूचर में इश्यूज होते हैं। यू हैव टू बी अ वॉरियर टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पॉसिबिलिटी है। लॉकहीड ऐसे मिस्टेक कर सकता है, तो you can imagine, you have to negotiate a deal properly. There is no problem. हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए, बेकार है सोर्स कोड, हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। हमें एक्सेस चाहिए सोर्स कोड को, पूरी सोर्स कोड को जब भी हम चाहें एक्सेस चाहिए, और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे और विद इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम। ओके जी सर, अब मैं थोड़ा सा ईरान युद्ध पे बात कर लूंगा। जो भी पिछले 28 फरवरी को शुरू हुआ था ईरान युद्ध, अभी लगभग 1 महीने से कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। सो
इस युद्ध को आप वारफेयर, मॉडर्न वारफेयर के हिसाब से, जहां पे कि ईरान जवाबी कार्रवाई मिसाइल हमलों से करता है, या फिर जो आपने F-35 का हवाला दिया है, बहुत ही शानदार हवाला दिया है, आप मॉडर्न वारफेयर में को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं जब ईरान ईरान के युद्ध को देखते हुए पहले? जो मॉडर्न वॉरफेयर और पास्ट वॉरफेयर बड़े डिफरेंसेस हैं, बट उससे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। जो विल ऑफ द नेशन वॉज पैरामाउंट इन द पास्ट, पहले जी। भी कौरव पांडव के जमाने से अभी तक जो आपकी दृढ़ दृष्ट संकल्प है Yeah. कि भाई मैंने ये युद्ध जीतना है, मेरे पास ये भारतवर्ष है या ये ईरान है, हमारा देश है, हम किसी बाहर के लोग को आके नहीं बसने देंगे इधर। दृढ़ संकल्प के आगे सब कुछ टेक्नोलॉजी गिर सकता है। ये वियतनाम ने हमें बताया था, बड़ा अच्छा। उन्होंने उस टाइम भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। वियतनाम के वॉर में अमेरिकन क्या करते थे, उनके पास हेलीकॉप्टर्स थे, जंगल्स में ये वियतकॉन्ग छुपते थे। जंगल्स में वियतकॉन्ग कहाँ छुपे हैं पेड़ों के नीचे, वो डिटेक्ट करने के लिए अमोनिया डिटेक्टर्स हेलीकॉप्टर्स में लेके जाते थे, और जी। जहां पर भी उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया दिखा, उसको वो बॉम्ब कर देते थे, B-52 बॉम्बर्स को भेजते थे। वियतनामीज क्या कर रहे थे, वो बकेट्स में पेशाब करके ट्रीज पर लटका देते थे, और इनके डिटेक्टर्स देखते थे कि भाई अमोनिया बहुत है, वो B-52 को बुला के बॉम्ब कर देते थे। तो ऐसे सिंपल तरीके होते हैं दुश्मन को हराने के लिए, और वो कमी नहीं है। आप कोई भी जैसे ईरान ने ये करा, F-35 को हिट करा, किसी ने पहले कभी भी कोई भी किसी भी हाईटेक वेपन से हिट नहीं कर पाया। ईरान ने बड़े सिंपल वेपन से F-35 को हिट कर दिया। तो दृढ़ संकल्प के आगे आपको झुकना पड़ेगा। ये बात, ये जो पहलू है वॉर फाइटिंग का, वी हैव लॉस्ट दैट। पीपल टॉक अबाउट वेपन्स, हम राफेल खरीद रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछिए कि राफेल क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि राफेल को छोड़िए, आप अपने वेपन्स जो है, जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाइए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बनाइए, सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाइए, बिकॉज दे आर द वंस। ईरान क्या कर रहा है, उसने अपनी मिसाइल्स के जोर से ही नाक में दम कर दिया है इसराइल और बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। यूएस का। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी इज एट पार विद ग्लोबल, एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बाइंग मोर राफेल्स, वी आर बाइंग न्यू, यू वांट ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर। किस दुनिया में रह रहे हो? मतलब यू हैव टू एयरक्राफ्ट कैरियर, उनका जो अमेरिका का, वो पीछे रिट्रीट कर गया है ईरान की मिसाइल्स के आगे। बिल्कुल 100 किलोमीटर से दूर है वो एयरक्राफ्ट कैरियर। कुछ कर पा रहा है उनका? कुछ नहीं कर पा रहा। पर हमें जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी। हमें अपने दृढ़ संकल्प से, अपने जोश से, अपने नेशनलिज्म से फाइट करना पड़ेगा। एनी वॉर वी हैव टू फाइट विद मोर देन वेपन्स, एंड ये जो वी मस्ट। ये सर, आप F-35 को जो जिस तरह से ईरान ने ट्रैक किया है, और आपने एक बहुत ही अच्छा हथियार के बारे में बताया है कि वो ड्रोन भी नहीं है और मिसाइल है, मतलब एक हाइब्रिड मॉडल का आपने जिक्र किया है। मेरा एक बहुत ही सिंपल सोचना है, जब मैं एक सवा महीने के इस युद्ध को मैं देख रहा हूँ, ईरान पे वर्षों से प्रतिबंध लगे रहे हैं, अमेरिकन प्रतिबंध, वेस्टर्न प्रतिबंध, सैंक्शंस लगे रहे हैं, बावजूद ईरान इतने हाई लेवल अगर इक्विपमेंट्स बना सकता है, तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, जबकि हमारे पास तो कोई सैंक्शंस नहीं रहे एटलीस्ट। ईरान F-35 को अभी तक अमेरिका एक अजेय फाइटर जेट के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है, जिसको कि कोई रोक नहीं सकता है, कोई मतलब मार नहीं सकता है, और 2 F-35 गिरते गिरते बचा है ईरान में। सो ये कैसे हो रहा है सर? ये कोई भी नेशन विच इज अंडर थ्रेट कैन डू ऑल दिस। ईरान हैज बीन अंडर थ्रेट फॉर डिकेड्स, है ना? जैसे unless you feel threatened, you will not move, you know। आप सोचते रहोगे
उनका जो यूसेज है ड्रोन्स, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन, दे हैव ड्रोन्स, दे हैव मिसाइल्स। और अगर आपका दृढ़ संकल्प हो कि भाई मैंने युद्ध जीतना है, इसी वेपन से जीतना, आप बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, पर हमें बनाने नहीं दे रहा कोई। हर बात पर डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई ऐसे करना चाहिए, और डिबेट में क्या होता है, कोई बोलेगा ये वेपन अच्छा है, इसको खरीदना है। खरीदने की बात नहीं, आपको जो चाहिए, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हमारी रिक्वायरमेंट, फर्ज करो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है, हमें बॉम्बर की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन तो हमारे पास बगल में। में खड़े हैं, हमें क्यों बॉम्बर की जरूरत है। अब देखिए, जैसे रूस के पास एक जहाज है मिग 31, जो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। वो जहाज रूस ने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है कि उसको उसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ घिरा हुआ है। उनके पास टेरिटरी इतनी है कि वो इतने जहाज रख ही नहीं सकते कि बॉर्डर को बचा लें। तो उन्होंने क्या करा कि एक जहाज, कम जहाज रखे पर इतने फास्ट जहाज रखे कि वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे मिग 31 है, इट कैन क्रूज एट मार्क 2.8। तो अगर जरूरत पड़े, कोई इंट्रूजन हो, वो लॉन्ग रेंज दूर जाके एट हाई स्पीड्स इट कैन रीच एंड मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। जी सोच समझ के उन्होंने जहाज बनाया है जो उनकी जरूरत पूरी करता है। वो किसी दूसरे देश तो हंस सकते हैं उस पर कि ये क्या जहाज बनाया है तुमने जो इतना फास्ट है पर हाईटेक नहीं है। तो वी हैव टू मेक वेपन्स दैट वी हैव ए नीड फॉर एंड वी हैव द कैपेबिलिटी। बट मुझे लगता है देयर आर टू रीजंस, आई विल बी वेरी ब्लंट ऑन दिस। द टू रीजंस आर वेपन एक्विजिशन, हथियारों का जो हम खरीदते हैं, ये जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे खरीदते हैं, ये गलत बात है। हथियार दोस्ती का ये नहीं है कि भाई किस उसको दोस्त बनाना तो उससे हथियार खरीद लो, ये बात बिल्कुल बेतुकी है। आपको हथियार खरीदना है जो आपकी जरूरत है उसको पूरी करने के लिए आपको हथियार खरीदना है। दुश्मन के हथियार देख के कि भाई इसको मैं कैसे काउंटर करूं। अगर आप वेपन सिस्टम्स खरीद रहे हैं कि भाई हमने फ्रांस को भी खुश कर दिया, इसराइल को भी खुश कर दिया, अमेरिका को भी खुश कर दिया, रूस को भी खुश कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये बड़ी, और आप फिर कभी अपने वेपन्स बना ही नहीं पाएंगे। हमें अपने वेपन्स बनाने पड़े। मुझे ये बात का आई हैव दिस नॉलेज दैट हाउ ईरान स्ट्रगल टू मेक इट्स फर्स्ट यूएवी टर्बोजेट। उन्होंने, उनके पास नहीं था, पर बाय हुक और क्रुक दे मेड इट। और एक बार बना दिया फिर उसको इंप्रूव करना बड़ा आसान होता था। हम भी देखिए, जैसे हमारे पास कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन आप बोल सकते हो कि भाई इट डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, बट यू कैन मेक एन एयरक्राफ्ट फॉर विच इट मीट्स द रिक्वायरमेंट। जी व्हाई डोंट यू मेक एन एयरक्राफ्ट फॉर विच इट मीट्स द रिक्वायरमेंट। एलसीए की रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहा तो ऐसा जहाज बनाओ जिसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लें। वो जहाज ज्यादा कमजोर नहीं होगा पर वो अपना तो होगा। हमने कुछ ही डिकेड्स पहले हमारे पास जहाज होते थे नैट्स, मारूत्स। मारुत, यस। अरे हाँ, उनसे अच्छे जहाज तो अभी हम बना सकते हैं ना। आपको जहाज आजकल सिर्फ एक लॉन्च प्लेटफॉर्म रह गया है। इट इज जस्ट अ लॉन्च प्लेटफॉर्म। You can put good weapons on any aircraft and make it very potent. Why are we not doing that? मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो अभी मतलब अगर ईरान अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर को नियरली किल करने की स्थिति में आ जाता है, मार गिराने की स्थिति में आ जाता है, तो सर यहाँ पे दो सवाल ये है। एक तो स्टील्थ फाइटर जेट्स की उपयोगिता, फ्यूचर में इसकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। दूसरी, जब क्योंकि ईरान के दुश्मन अमेरिका और इजराइल जो भी हैं, लेकिन अगर वही अमेरिका की लड़ाई मतलब चाइना के साथ होती है या फिर रसिया के सामने वो F-35 आता है, तो फिर F-35 को के गिरने के चांसेस तो और ज़्यादा बन सकते हैं। मेरा यह है कि अगर ईरान गिरा सकता है तो व्हाई नॉट रसिया एंड चाइना। और दूसरी बात कि फिर
जो फाइटर जेट की एक रेस है, जो हम भी एएमसीए में के रेस में हैं, या फिर राफेल F5 होगा, या फिर और अलग अलग दुनिया जो स्टील्थ जेट में बढ़ रहे हैं, इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं सर, स्टील्थ फाइटर जेट्स का? देखिए, स्टेल्थ फाइटर जेट का फ्यूचर तो है, बिकॉज जी पेनिट्रेशन है उनकी। अगर मतलब आप चाहें तो उसको काउंटर कर सकते हैं। जी तो हथियारों में बस ऐसे ही होता है कि परफेक्ट हथियार तो कोई बना ही नहीं है। बिल्कुल। आप कोई भी जैसे कोई भी हथियार ले, उससे बेहतर हथियार बना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हथियार बेहतर है बस वही यूज करो, दूसरा हथियार यूज करना बंद कर दो। किसी के पास बेहतर जहाज है तो ठीक है, हम अपना हम हमारे पास स्टेल्थ फाइटर हो, तो हमें एडवांटेजेस ये है कि उनकी जो एयर डिफेंस है, हम उस पर बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन लगा देंगे। उनको उनको जैसे रूस करता है, रूस के पास ऐसे रेडार हैं जो स्टेल्थ चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ईरान के जी पास ऐसा रेडार नहीं है, तो उन्होंने आईआर सिस्टम पर डिपेंड करा। रूस शायद आईआर सिस्टम और रेडार पर डिपेंड कर सकता है, पर उनको रूस को अपने आप को डिफेंड करने के लिए स्टेल्थ फाइटर से बहुत ज्यादा रेडार्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। उसमें खर्चा है, मेंटेनेंस है, आपकी मैन पावर डिप्लॉयड है। तो ये एक तरह की गेम है। अ, आपके पास जो वेपन्स हैं, आप उसको किस तरह से यूज करते हो, कितनी क्वांटिटीज में आपको एक्सेस है। अगर हमारे पास फर्ज करो हमने कुछ ऑफेंसिव काम करना है, इंडिया ने ऑफेंसिव काम करना है, तो अगर हमारे पास स्टेल्थ है ही नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर स्टेल्थ है तो पाकिस्तान को ये रहेगा, यार ये कहीं भी कहीं किसी डायरेक्शन से भी स्टेल्थ आ सकता है उनके पास एक ही स्क्वाड। पर वो ऐसे कर सकते हैं कि ईरान के थ्रू आ सकते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो उनको स्टेल्थ फाइटर्स के जो अगेंस्ट डिफेंस है वो बड़ा एक्सपेंसिव सेटअप करना पड़ता है। जी ये बात आ जाती है, तो आपको हर एज फार एज पॉसिबल यू शुड हैव वेपन्स, बट योर स्टॉक वेपन शुड बी ओनली दैट वेपन विच यू कैन मास प्रोड्यूस। ड्रोन्स, मिसाइल्स, bombs which you can put on any platform and accurately deliver। वो हमारे पास कमी नहीं है। हम मुझे हमारी अपनी मिसाइल्स होनी चाहिए। जी लॉन्ग रेंज अगर मिसाइल्स हमें चाहिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में खरीद लो, पर बनाओ, अपनी बनाओ अल्टीमेटली। तो ये गैप फिलिंग के लिए टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना ये ठीक है, पर जो मेन आपका मेन स्टे है वेपन्स का, दैट शुड बी इंडिजिनस। एंड जी if you have more weapons, more advanced weapons, it is always an advantage। जी तो स्टेल्थ चार्ज मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि स्टेल्थ चार्ज हमें एक्वायर नहीं करना चाहिए, लिमिटेड जी क्वांटिटी में हमें एक्वायर कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं, आप अपना बन जाता है तो हम ग्रेटर क्वांटिटी में, जी हु नोज, द टेक्नोलॉजी में चेंज, स्टेल्थ बिल्कुल मैन्ड बिल्कुल। फाइटर्स की जरूरत ही नहीं होगी, स्टेल्थ जी ड्रोन चलेंगे। जी जी अभी तो जी ऐसे लग रहा है कि स्टेल्थ ड्रोन्स आ जाएंगे, स्टेल्थ मैन फाइटर्स की बहुत कम जरूरत होगी। पर फिर भी हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि जी मैन फाइटर से ड्रोन बनाना आसान है। अगर आप वेट ही करते रहो कि भाई हम फिर ड्रोन बनाएंगे, तो जो लीप है टेक्नोलॉजी का वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कि आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ऑटोनोमस फ्लाइट टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मशीन विजन भी चाहिए, स्टेल्थ भी चाहिए, जो नेटवर्किंग है फॉर कंट्रोल वो भी चाहिए। तो इट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव इट। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जी थैंक यू वेरी मच सर, जानकारी देने के लिए। आपने एक मतलब ये जो मैं समझना चाह रहा था, मॉडर्न वॉरफेयर ईरान युद्ध से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, और जाहिर तौर पर पूरी दुनिया बहुत देख रही होगी कि हाउ ईरान रिएक्ट्स। लगभग एक महीने से ऊपर से ईरान ने रोक रखा है अमेरिका और इजराइल को। दोनों के सेना की शक्तियों में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, हर दिन धमकी देते हैं, और हर बार उनकी धमकी फेल होती है ईरान के सामने में। F-35 गिरा चुका है, C-130 जो एयरक्राफ्ट उनका था वो उनको गिरा चुका है। अब ईरान एक महीने के बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिराना शुरू कर चुका है, और मेरे ख्याल से शायद जिस तरह से चल रहा है ये युद्ध खत्म होते होते अमेरिका को भी शायद बहुत कुछ सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। सर थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और राफेल पर जो भी डेवलपमेंट होगा हम आगे भी सर से बात जानते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और इस बारीकियों को समझते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जटिल मुद्दा है। जैसे सर ने भी समझाया है, सोर्स कोड, कोई भी हथियार का इंटीग्रेशन कैसे होता है, या फिर जो हम डील करते हैं, ये एक बहुत पेचीदा मसला होता है। किसी फाइनल नतीजे पर
फिलहाल नहीं पहुंचा जा सकता है। जब सरकार कोई डील कर लेगी उसके बाद इस पे पूरा एक खुलासा होगा, पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है। सर थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। धन्यवाद अभिजीत। थैंक यू सर।